हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है किरण मौर्य क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे विलियनों के प्रकार। 3 प्रकार से विलियन को डिवाइड किया गया था। ठीक है, 3 प्रकार से दिखाए थे, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के हम लोग मानते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा, पहला हम लोग पढ़े थे विलेय की मात्रा के आधार पर। क्या पहला पढ़े थे? विलेय की मात्रा के आधार पर। इसको 5 प्रकार के पढ़ लिए थे। बाकी आप लोग अगर जो लोग नहीं देखे वो लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़े थे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार में पर भी कितने प्रकार के हो गए थे? 3 प्रकार के। एक था गैसीय विलयन, दूसरा था द्रव विलयन, तीसरा था ठोस विलयन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को टोटल 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, इसमें विलायक हम लोगों का गैस रहेगा। ठीक है ना, तो जिसमें विलायक गैस रहेगा उस विलयन को कहेंगे गैसीय विलयन। और विलेय गैस, द्रव, ठोस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद द्रव विलयन हम लोगों का आएगा। द्रव विलयन में क्या है? विलायक हम लोगों का द्रव रहेगा। उस कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो उसको हम लोग कहेंगे द्रव विलयन। और विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग का ठोस विलयन। ठीक है, अब ठोस विलयन में देखिए विलायक क्या रहेगा? ठोस रहेगा। और विलेय क्या हो जाएगा? गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। अब देखो गैसीय विलयन में एक तो पहला पार्ट है गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन, तो देखो एग्जाम्पल में N2 और O2, N2 और O2 गैस। ठीक है ना, N2 और O2 गैस, जब भी हम लोगों का N2 और O2 गैसों का जो मिश्रण होगा उसको हम लोग कहेंगे गैस गैस विलयन। ठीक है ना, अगर गैस गैस विलयन की परिभाषा पूछता नहीं, नॉर्मली ये पूछता नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ा भी रहा है। ठीक है, जो हम लोगों का गैस विलयन है, ठीक है ना, गैस गैस विलयन किसे कहेंगे? इसमें विलेय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, उसको कहेंगे गैस गैस विलयन। देखिए अब इसमें एग्जांपल N2 और O2। N2 भी क्या है? गैस है। और O2 भी क्या है? गैस है। तो N2 और O2 का जो मिश्रण होता है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? गैस गैस विलयन में आएगा। ठीक है, इसके बाद द्रव, इसके बाद हो जाएगा गैस द्रव विलयन। अब देखिए जल वाष्प और वायु का मिश्रण। तो वायु हम लोगों का क्या है? वायु हम लोगों का है गैस, और जल वाष्प क्या है? द्रव। ठीक है ना, जल वाष्प का मतलब वो किससे बना है? जल से ही बना है ना, एक प्रकार का जल का मिश्रण। जल वाष्प को ही हम लोग कहेंगे वायु और जल। जल वाष्प का मतलब क्या है? वायु और जल का मिश्रण ही होता है हम लोग का जल वाष्प। ठीक है, अब देखो कहीं पर भी अगर हम लोग का जल और वायु दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं जल वाष्प। जैसे आप लोग देखते हैं कि बारिश वगैरह होता है तो माहौल एकदम, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, बारिश होने के बाद मौसम एकदम ठंडा होने का रीजन क्या है? कि उस वायु में जहां पर नमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था? टेम्परेचर था। उस वायु में क्या घुल गई? नमी घुल गई। ठीक है, वायु और नमी दोनों मिल करके क्या बनाया? जल वाष्प का निर्माण किया। इसके अलावा आप लोग स्पेशली देखेंगे ये सब कंडीशन सबसे ज्यादा वहां दिखाई देता है जहां पर नया नया अभी घर बन रहा हो ना। नया नया अभी घर बना रहे तो लोग उस पर तराई वगैरह देते हैं ना। ठीक है, तो नया नया घर बनता है, तराई वगैरह लोग देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम लोगों को देखने को मिलता है जल वाष्प की कंडीशन। क्योंकि जैसे उस रूम में, जिस रूम में तराई हुआ या नया नया घर बना रहेगा, उस घर में प्रवेश करते ही वह रूम एकदम ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वायु और नमी दोनों की दोनों क्या है? उपस्थित हैं। इसलिए वहां पर हम लोग ठंडा फील हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कूलर से हवा चलती है, तो कूलर से जो हवा चलती है तो हमको ठंडी हवा लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो कूलर का पानी होता है वो बूंद बूंद करके टपकता है, और जो वायु उधर से, उसके जो घास होती है, घास से वायु को खींचता है, तो वायु और नमी दोनों मिक्स होती है, और वायु और नमी मिक्स होने के बाद जो विलयन बनता है उसको हम लोग बोलेंगे गैस द्रव विलयन। ठीक है, अब गैस ठोस विलयन में क्या है? गैस ठोस विलयन को देख लेते हैं। धुएं धूल का मिश्रण। ठीक है, धुएं धूल का मिश्रण किसके साथ? वायु के साथ। ठीक है, तो धुएं धूल का मिश्रण का मतलब क्या है? अब देखो जैसे हम लोग का धुआं है, धुआं हम लोग इसे, धुआं को अगर नॉर्मली कहा जाए तो क्या कह सकता है? CO2 गैस। ठीक है ना, CO2 गैस। तो CO2 में है क्या? CO2 में क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सबको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो गैस होती है, और कार्बन जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो धुआं और धूल का जो धुआं जो हम लोगों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं CO2, जिसमें हम लोग का, इसमें कार्बन क्या है? सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है ना,
तो ठोस और गैस का मिश्रण CO2 भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखते होंगे आप लोग कि घर में एकदम कमरा बंद है, सब कुछ शांत है, लेकिन फिर भी घर में धूल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। वो क्यों इकट्ठा होता है? कि वायु में जो धूल के कण मिले होते हैं, वायु में किसके कण मिले होते हैं? धूल के कण मिले होते हैं। तो वायु में जो धूल के कण मिले होते हैं वो हम लोगों को दिखाई नहीं देते, नॉर्मली दिखाई नहीं देते, लेकिन वो किसके साथ मिले होते हैं? वायु के साथ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देना चाहें तो मान लीजिए कहीं से किसी रोशनदान से अगर हल्का सा प्रकाश आता रहता है, बाकी सब रूम में अंधेरा रहता है, तो देखते हैं आप लोग वहां पे धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो वायु में अगर वो प्रकाश नहीं आता तो हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। अब इसके बाद है द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या हो जाएगा? देखो इसमें विलायक क्या रहेगा? द्रव, उस विलयन को कहेंगे द्रव विलयन। अब देखो यहाँ पर द्रव और गैस, जल में घुली O2, मतलब जल में अगर O2 गैस को हम लोग घोलते हैं, जल में किसको घोलते हैं? O2 गैस को घोलते हैं, ठीक है। तो हमको मिलता क्या है? द्रव विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। द्रव और गैस, मतलब द्रव और गैस का मिश्रण जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्रव विलयन, ठीक है ना। अब देखो जल में घुली O2 गैस, जल में घुली O2 गैस का मतलब क्या है? जल में जो H2O होता है उसमें O2 गैस जो घुली रहती है, ठीक है। O2 गैस जो घुली रहती है उसको हम लोग कहेंगे द्रव और गैस का मिश्रण। जल हम लोगों का H2O लिक्विड है और O2 जो गैस घुली है वो क्या है? गैस है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव गैस का मिश्रण। अब देखो द्रव द्रव का द्रव का एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत सारा देख सकते हैं, आप लोगों के सामने भी गुजर रहा होगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया जा रहा है एल्कोहल और प्लस जल का मिश्रण। मतलब एल्कोहल और जल को आपस में मिलाया जाता है तो उस समय जो मिश्रण बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव द्रव विलयन, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन में क्या है? शर्करा, नमक प्लस जल का मिश्रण। अब देखो नमक में हम लोग, पानी में हम लोग नमक जब घोलते हैं, पानी में क्या घोलते हैं? नमक घोलते हैं। जब भी पानी में नमक घोलते हैं तो हम लोगों का पानी क्या? लिक्विड है, और उसके अलावा हम लोगों का नमक क्या है? सॉलिड है। तो लिक्विड में हम लोग जब सॉलिड घोलेंगे तो वहां पर कौन सा विलयन बनेगा? द्रव ठोस विलयन। इसके अलावा चीनी को भी अगर हम लोग घोल रहे हैं किसमें? जल में घोल रहे हैं, तो उस समय जो विलयन बनेगा उसे भी क्या कहेंगे? द्रव ठोस विलयन, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें विलायक क्या हो जाएगा? ठोस। तो ठोस और गैस, ठोस और गैस, ठीक है। अब देखिए ठोस और गैस, देखो प्लेडियम, प्लेडियम हम लोगों का एक प्रकार की धातु होती है, एक प्रकार का पदार्थ होता है। प्लेडियम द्वारा H2 गैस का मिश्रण, मतलब हम लोग प्लेडियम और H2 गैस जब आपस में मिलती है तो उस समय जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं ठोस और गैस। प्लेडियम हम लोगों का जो है और ठोस है, और जो हम लोगों का H2 है वो क्या है? गैस है। तो हम लोगों का ठोस और गैस का जो मिश्रण बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ठोस गैस विलयन, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा ठोस द्रव विलयन। जैसे Hg हम लोगों का क्या है? पारा, पारा जानते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो पारा हम लोगों का हो गया Hg, और सोडियम क्या हो गया? सॉलिड। तो पारा हम लोगों का लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। पारा हम लोगों का लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वहां पर हम लोगों का जो पारा हो गया वो क्या रहेगा? द्रव की कंडीशन में रहेगा, और जो पारा जो रहेगा वो द्रव की कंडीशन में रहेगा, और सोडियम जो रहेगा वो किस में रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। तो अब देखो दोनों के बीच जो मिश्रण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। अमलगम का मतलब जो ऊपर झाग टाइप का इकट्ठा होता है धातुओं का संशोधन करते समय, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, गुड़ वगैरह बनाते हैं, देखते हैं ऊपर एक लेयर इकट्ठी हो जाती है काले कलर की, जिसको लोग साफ करके अलग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों का Hg द्रव प्लस Na ठोस के रूप में दोनों का मिश्रण जो बनता है वो बनता है अमलगम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस द्रव मिश्रण, ठीक है। इसके अलावा ठोस ठोस विलयन। ठोस ठोस विलयन क्या हो जाएगा? जैसे आप लोग देखते हैं पीतल का बर्तन आता है, तो पीतल के बर्तन में क्या मिला होता है? कापर और जिंक मिला होता है। पीतल के बर्तन में क्या मिला होता है? कापर और जिंक। मेनली हम लोगों का इसमें होता है कापर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है ना। कापर और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इस प्रकार जो हम लोग को मिश्रण बनता है उसको हम लोगों को बोलेंगे, कापर और जिंक का जो मिश्रण बनेगा उससे क्या बनता है? पीतल, ठीक है। तो यहाँ पर कापर भी हम लोगों का सॉलिड है, जिंक भी क्या है? सॉलिड है। अब दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ठोस ठोस विलयन, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम वीडियो देख ले रहे हैं कैसा है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ठीक ही चल रहा है। स्क्रीनशॉट हो गया?
चलिए, तब इसके बाद देखा जाएगा हम लोग सांद्रता के अनुसार, ठीक है ना, विलयन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग लिख लीजिए, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता सांद्रता को व्यक्त करने करने की विधियां। विधियां, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की हम लोगों का की विधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अब विलयनों की सांद्रता को सबसे पहले हम लोग समझेंगे विलयनों की सांद्रता होती क्या है, ठीक है ना। विलयनों की सांद्रता होती क्या है। अब विलयनों की सांद्रता को सबसे पहले समझेंगे, इस सांद्रता को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें है क्या, किसी भी विलयन में, विलयन की अगर सांद्रता को समझना रहेगा तो यहाँ पर समझ लेते हैं, सांद्रता लिख लिया, उसकी परिभाषा भी, सांद्रता किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा और पतला। सांद्रता का मतलब क्या होता है, गाढ़ा और पतला। जैसे आप लोग शरबत बनता है ना, तो शरबत बनता है तो आप लोग बोलते हैं कि बहुत मीठा शरबत बन गया है, या फिर कहेंगे आप लोग कि शरबत जो है वो मीठा कम लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोगों की कंडीशंस बनती है कि मीठा शरबत बन गया है, मीठा बहुत नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग विलयनों की, अब देखिए यहाँ पर सांद्रता, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विलय, विलयन की सांद्रता में आप समझते हैं हम लोग कि अगर देखिए इस तरीके से, अब देखिए इस साइड हमने रख दिया है चीनी, ठीक है। इस चीनी में हमने, इस बर्तन में हमने 1 चम्मच चीनी घोला, दूसरे वाले बर्तन में 2 चम्मच चीनी घोला। तो अब सिंपल सी बात है, जिसमें विलेय की मात्रा कम रहेगी, जिसमें विलेय की मात्रा कम रहेगी। अब इसमें हमने क्या किया है, 1 चम्मच चीनी घोला है, तो इसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम है, तो इसकी सांद्रता क्या है, कम। अब अगर इसमें 2 चम्मच चीनी घोला है तो इसमें विलेय की मात्रा क्या है, अधिक है, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक। तो इससे हम कैसे पता कर रहे हैं कि विलेन की सांद्रता कहते किसे हैं। विलेन की सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो विलेय के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, विलेय के ऊपर। तो इसमें पूरे विलेन में विलेय की जितनी भी मात्रा, अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग स्पेशली ये, कि किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलेन की क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। तो इसको अगर दूसरे तरीके से भी लिखना चाहे तो उसको सुन लीजिए, बस इसको सुना दे रहे हैं, ठीक है। किसी विलेन में उपस्थित विलेय, किसी विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलेन की सांद्रता कहते हैं, लेकिन उसमें आयतन उसका क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कहते हैं निश्चित सांद्रता पर, इसमें ऐड कर लीजिए, निश्चित सांद्रता पर, निश्चित आयतन में कर लेते हैं, निश्चित आयतन कर लेते हैं, निश्चित आयतन में।
किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं निश्चित आयतन में। मतलब अगर 200 ml कोई भी, हम लोग 200 ml पानी ले लेते हैं और या 100 ml पानी ले लेते हैं, वहां पर क्या है, विलयन विलायक की निश्चित मात्रा है, ठीक है ना। विलायक की क्या है, निश्चित एक मात्रा हमको दिखाई दे रही है। अब 100 ग्राम में हम लोग कितना क्या घोला, अगर 10 ग्राम चीनी घोला और एक में 20 ग्राम चीनी घोला, जब जिसमें 10 ग्राम चीनी हमने घोला है, इसमें 10 ग्राम चीनी घोला है उसकी सांद्रता कम रहेगी, जिसमें 20 ग्राम चीनी घोला है उसकी सांद्रता अधिक रहेगी, ठीक है। चलिए तब इसके बाद आगे चलते हैं। सांद्रता के अनुसार इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विलयन की सांद्रता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा। एक हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इस तरीके से 3 प्रकार का सांद्रता को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। एक हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, एक हो जाएगा आयतन प्रतिशत और एक हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, अब देखिए कोई भी ऐसा विलयन, ठीक है ना, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक के निश्चित द्रव्यमान में कह सकते हैं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक के 100 ग्राम में विलेय की निश्चित मात्रा ग्राम में घुली रहेगी, उसे उस विलयन की क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को लिख लेते हैं परिभाषा। पूछा नहीं जाता इसको छोड़िए, पूछा नहीं जाता बिना मतलब परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग एक बार फिर से सुन लेते हैं। किसी विलायक के निश्चित भार में, किसी भी विलायक के निश्चित भार में विलेय के भार का प्रतिशत, विलेय के भार का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू बटे में कैपिटल डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, विलेय का भार बटे में विलयन का भार, और जब भी परसेंटेज निकालना है तो गुणे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल भी बटे में कैपिटल भी परसेंटेज से, ठीक है। स्मॉल भी अपान में कैपिटल भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100। अब देखिए जो जो भी चीजें इसमें दी जा रही है ये सभी को सभी हम लोग किसमें निकालते हैं, किलोग्राम में। किसमें निकालते हैं, किलोग्राम में। किसमें निकालेंगे, किलोग्राम में। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं किलोग्राम में, आयतन प्रतिशत को निकालते हैं लीटर में, इसमें निकालते हैं लीटर में, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को निकालते हैं ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार बटे में विलयन का भार गुणे में 100। अब एक चीज यहाँ पर नोट करके अलग से क्या लिख लीजिएगा, इसको नोट करके लिखवा दे रहे हैं साइड में, इसको नोट करके अलग से लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो विलेय को हम लोग प्रदर्शित करेंगे ए से, ए को किससे प्रदर्शित करेंगे, विलेय, विलायक को प्रदर्शित किससे कर रहे हैं, बी से, और विलेय को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यस से, ठीक है। और यहां पर आप लोग साइड में लिख लेंगे इसको, विलयन बराबर होता है विलेय और प्लस विलायक, विलयन बराबर हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए, विलेय का भार बटे में विलयन का भार, विलयन के भार की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस कह सकते हैं, या कोष्टक में हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये भी, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, दोनों में जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और गुणे में क्या हो जाएगा 100। अब जितनी भी चीज दी गई इसमें द्रव्यमान प्रतिशत को किलोग्राम में निकालेंगे, इसको निकालेंगे लीटर में, इसको निकालेंगे ग्राम प्रति लीटर में, ठीक है। ये होगा द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। अब चलते हैं आयतन प्रतिशत पे, आयतन प्रतिशत को भी शॉर्ट में लिखते हैं, स्मॉल भी अपान में कैपिटल भी परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का आयतन। यहाँ पर हम लोगों का अब डब्ल्यू की वजह, डब्ल्यू किसको प्रदर्शित कर रहा है, भार को, और भी किसको प्रदर्शित करता है, आयतन को। तो यहाँ पर डब्ल्यू एक वजह हम लिखेंगे अब वी ए अपान में क्या हो जाएगा, वी एस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वी ए प्लस वी बी, दोनों में से जो सही लगे वो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब बारी आती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने की, ठीक है। तो अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को निकालने जाएंगे तो हम लोग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान में भी से, जिसको हम लोग बोले थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, डब्ल्यू भी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान में। अब यहाँ पर मेन समझने वाली बात आती है, यहाँ पर मेन समझने वाली बात आती है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए कभी भी यहाँ पर समझने वाली बात आती है, उसको पहले समझा रहे हैं उसके बाद लिखेंगे। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक गिलास 200 ml पानी ले लिए, 200 ml पानी में अगर 50 ग्राम हम लोग चीनी घोलते हैं, तो क्या उस पानी का आयतन बढ़ेगा या फिर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, फिक्स है कि पानी के आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, पानी के आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, सिर्फ वृद्धि होगी तो किसमें, उस पानी के घनत्व में वृद्धि होगी। समझ में आ रही बात, उस पानी की किसमें वृद्धि होगी, घनत्व में वृद्धि होगी। एक बार वीडियो को भी देख लेते हैं। ठीक है, वृद्धि किसमें होगी, सिर्फ घनत्व में वृद्धि होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम लोग का देखो यहाँ पर विलेय क्या है, भार में है, और विलयन किसमें है, आयतन में है। तो इसलिए हम लोगों का जो विलायक का आयतन होगा ना, जो विलायक का आयतन होगा वही किसका आयतन हो जाएगा, विलयन का भी आयतन हो जाएगा। तो अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटे में, तो 60 में इस तरीके से लिखा गया है, इसको भी लिख लेते हैं, विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन, या हम लोग लिख सकते हैं विलायक
का आयतन। अब क्यों यहाँ पर, अब यहाँ पर गुणे में लिखेंगे हम लोग अभी 100, फिर गुणे में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर क्यों हम यहाँ पर विलयन का आयतन के बजाय लिखना चाहते हैं विलायक का आयतन में लिखना चाहते हैं, तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अगर 200 ml पानी लेकर के उसमें अगर घोल करके हमने चीनी को 200 ग्राम चीनी को उसमें घोल करके विलयन बना भी दिया, तो विलयन बना देने के बाद भी अगर हम लोग नापेंगे ना, तो जो पानी मिलेगा या जो सोल्यूशन मिलेगा या जो विलयन मिलेगा उसका भी आयतन कितना होगा, 200 ml ही होगा, क्योंकि उसके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि होगी तो किसमें होगी, सिर्फ और सिर्फ उसके घनत्व में वृद्धि होगी, उसके आयतन में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है ना। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें लिख सकते हैं, ही एस कर सकते हैं सोल्यूशन, या इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, या करके यहाँ लिख देते हैं भी, या भी लिख सकते हैं, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। बी क्या है हम लोगों का, विलायक। यहाँ पर कह सकते हैं कि विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन, या फिर विलेय का भार बटे में विलायक का आयतन, गुणे में हो जाएगा 100। यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे में विलयन का भार गुणे में 100। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू एस पुस्तक में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, गुणे में हो जाएगा 100। यहाँ पर हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा स्मॉल वी अपान कैपिटल भी इक्वल टू हो जाएगा विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, विलयन का आयतन में आप देखो यहाँ पर भी स्मॉल वी अपान कैपिटल भी इक्वल टू लिख सकते हैं भी ए, मतलब एक किसको प्रदर्शित कर रहा है, विलेय को। यहाँ पर लिख देंगे भी ए अपान में भी एस लिख सकते हैं, या फिर लिखना चाहें तो हम लोग भी ए प्लस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो सही लगे आप उसको लिख सकते हैं। गुणे में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू अपान में भी कैपिटल भी परसेंटेज में, यहाँ पर देखिए हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, परसेंटेज यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू सिंबल लगेगा, थोड़ा सा जगह कम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100, या फिर हम लोग कह सकते हैं विलेय का भार बटे में विलायक का आयतन गुणे में 100, दोनों में से जो सही लगे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए, बाकी कल इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा, तो इसलिए इसको बेहतर से लगा लीजिए। कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वैसे फिलहाल तो अभी छोटा बना रहे हैं, 3-4 वीडियोज बन जाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो भी क्लास होगा वो 45-50 मिनट की क्लासेस चलेंगी, थोड़ा सा क्लास जल्दी कवर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। फिलहाल आप लोगों का वर्क ये है कि आप लोग अधिक से अधिक इस पढ़ाई कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियोज को देख सकें, वीडियो अच्छा लगे तो पढ़ सकें। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।